हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के हिंदी का पहला जो पाठ है चाहता हूँ, इसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। चाहता हूँ एक कविता है और इसके कवि हैं श्री राम अवतार त्यागी जी। राम अवतार त्यागी जी का जन्म 17 मार्च 1925 ईस्वी को हुआ और मध्य प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में, और मृत्यु 12 अप्रैल 1985 ईस्वी को हुई थी। प्रस्तुत कविता चाहता हूँ एक देशभक्ति कविता है। ठीक है। देशभक्ति कविता यानी इस कविता को पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि जिसकी भी तरफ से ये लिखा गया है या लिखी गई है कविता, जैसे कोई किसी सैनिक की तरफ से, तो वो अपने देश के प्रति उसके मन में कितना अथाह प्रेम है वो दर्शाता है। और हमारा देश हम लोग जानते हैं वर्षों से गुलाम रहा है अंग्रेज़ों का। अतः इसी समय के एक सैनिक की मातृभक्ति, मतलब अपने देश के, अपने माता के, माने जिसको हम भारत माता बोलते हैं, उसके प्रति भक्ति और देश प्रेम को कवि ने बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से और ओजपूर्ण वाणी में प्रस्तुत किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक सैनिक की इच्छा को अत्यंत ही भावनापूर्ण ढंग से व्यक्त किया है, जिसे हम प्रत्येक पंक्ति में पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ अगर जान लें जो इस कविता में आए हैं, तो इस कविता का अर्थ और भाव हमें कुछ और भी अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, इस कविता में जो आए हैं कठिन शब्द वो हैं अकिंचन। अकिंचन माने अत्यंत दरिद्र, दरिद्र अर्थात गरीब। तो जो बहुत गरीब हो, जिसके पास कुछ ना हो, वो उसे अकिंचन कहते हैं। भाल, भाल माने मस्तक, माथा। नीर, नीर माने घोंसला। ऋण, ऋण माने कर्ज या उधार। चमन माने बगीचा। समर्पित माने सौंपा हुआ, जो हमने किसी को दे दिया। निवेदन मतलब प्रार्थना करना, आग्रह करना हाथ जोड़ के। रक्त यानी लहू, खून। ध्वज या ध्वजा, झंडा। शीस माने मस्तक या हमारा जो सिर है। आशीष माने आशीर्वाद। घनेरी माने घना। और सीधे हाथ मतलब दायां हाथ। हमारा दायां हाथ हम लोग सीधा हाथ बोलते हैं, बायां हाथ को उल्टे हाथ बोलते हैं। तो सीधे हाथ यहाँ पे अर्थ है दायां हाथ। ये हमारे कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ हमने बता दिए। अब इस पूरी कविता को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर आपको प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझाते हुए पढ़ाती हूँ। और इस कविता के बारे में जैसे कि मैंने परिचय में पहले ही बताया कि ये कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने अपना सब कुछ, इस कविता में क्या है कि कवि के द्वारा उसने ऐसा दर्शाया है इस कविता में कि अपना सब कुछ मातृभूमि को उसने समर्पित कर दिया है। समर्पित माने दे देना, सौंप देना। तो अपनी मातृभूमि, मातृ माने माता, भूमि माने जो हमारी धरती है, भारत की धरती हमारी मातृभूमि है, हमारे माता के समान है, क्योंकि हमने इसकी गोद में खेला है, बचपन बिताया, जवानी बिताई, और यहीं पे इसी के हवा और मिट्टी में हमने जीवन बिताया है। तो ये हमारी माता समान है। तो इस कविता को पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि कवि ने अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर दिया है। फिर भी उसे अभी भी लगता है कि मातृ ऋण से, ऋण माने कर्ज, जैसे माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम उनके कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम उनके कर्ज को उतारें। हालांकि उतार तो कभी सकते नहीं हैं। उतारने को, कर्ज उतारने को उऋण बोलते हैं, उऋण, उऋण। तो हम लोग ऋण तो कभी माता पिता के कर्ज से हो नहीं सकते। उसी तरह से मातृभूमि, तो फिर समझिए जब हमारे माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हम उनके ऋणी हो गए, तो हमारा देश, हमारी धरती, जहाँ हमने खेला कूदा, जन्म लिया, और यहाँ के अनाज पानी खाकर, इनकी मिट्टी के फसलों को खाकर, हवा में सांस लेकर जहाँ हमने जीवन बिताया, इस मातृ ऋण से हम कैसे उऋण हो सकते हैं? शायद कभी नहीं। तो सैनिक की यही भावना है इस कविता में कि वो इतना सब कुछ सौंप दे रहा है अपने देश को, इसके बावजूद लगता है उसे कि मातृ ऋण से कभी उऋण नहीं हो सका, और इसलिए वो अपने देश की धरती को कुछ और भी देना चाहता है, अपनी तरफ से कुछ और समर्पित करना चाहता है, अपना सब कुछ दे देना चाहता है। तो ये तो हमारी कविता का परिचय है। जब हमें भावार्थ लिखने या कुछ व्याख्या करने आएगा तो हम ये 2-3 लाइन जो भी हमने परिचय में कहा उसे ऊपर लिखना आवश्यक होगा। वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग कविता कितनी ओजपूर्ण है उसे पढ़ते हैं। ठीक है। चाहता हूँ, कवि राम अवतार त्यागी। मन समर्पित तन समर्पित,
और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीस पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीर का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता। अब हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। तो हमारा देश जैसा कि बहुत वर्षों तक गुलाम रहा अंग्रेज़ों का, तो उस समय सैनिक जो देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए जाते हैं और दुश्मनों से हमारी देश की रक्षा करते हैं, उनके मन में क्या भाव है या वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, वो यहाँ कवि ने दर्शाया है। तो वो सैनिक कहता है मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मतलब एक सैनिक का मन, तन माने शरीर, और ये पूरा ही जीवन समर्पित है, सौंपा हुआ है, दिया हुआ है किसको? देश के नाम। वो देश के नाम किया हुआ, जैसे ही वो सैनिक बनता है वो देश के नाम उसका सारा जीवन हो जाता है, मन तन और जीवन। फिर भी वह सैनिक कहता है, संतुष्ट नहीं है इतने से कि मैं अपना जीवन तुम्हें दे दूं, फिर भी चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। लेकिन उस सैनिक की इच्छा क्या है, अभिलाषा क्या है कि फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और कुछ दूं अपनी तरफ से। और क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और क्या क्या दे सकता हूँ वो। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। कह रहा है सैनिक कि ए भारत माँ, या हमारे माता देश जो है, देश को कह रहा है तुम्हारा ऋण, मैं इतना गरीब हूँ, इतना दरिद्र हूँ कि तुम्हारा ऋण जो है, मैंने मेरे ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ है उसे मैं नहीं उतार सकता। वो ऋण क्या है कि मैंने तुम्हारी गोद में जन्म लिया, तुम्हारी धरती पे खेला, तुम्हारी धूल में खेला, तुम्हारी हवा को सांस में ग्रहण किया, और ये पूरा जीवन तुमने मुझे दिया है, तुम्हारी फसलों को खाकर मैं बड़ा हुआ। तो इस तरह हजारों ऋण है तुम्हारे मेरे ऊपर, लेकिन मैं बहुत दरिद्र हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं उसे ऋण उससे नहीं हो सकता, या उस ऋण की तो कभी पूर्ति कर ही नहीं सकता। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, निवेदन माने हाथ जोड़कर आग्रह करना, प्रार्थना करना। किंतु वो सैनिक कह रहा है कि फिर भी माँ, मैं ये तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर कभी युद्ध में मैं मारा जाऊँ, या युद्ध भूमि पर तुम्हारी धरती पर मेरा सिर कटकर, जैसे उसका लाइन है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। फिर भी वो क्या चाहता है कि माँ, मेरा सारा जीवन तो है ही तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा इतना ऋण है, कर्ज है मेरे ऊपर, उधार है मेरे ऊपर कि मैं उससे कभी ऋण नहीं हो सकता। लेकिन माँ, फिर भी मैं तुमसे ये निवेदन अवश्य करता हूँ, प्रार्थना अवश्य करता हूँ कि अगर युद्ध में मैं मारा जाऊँ, मेरा मस्तक, मेरा सिर कटकर तुम्हारी धरती पे गिर पड़े, ये धरती नुमा जो थाल है, वो थाल है, वो धरती जो धूल है, जो ज़मीन है, देश की धरती है, उसे कवि ने यहाँ थाल कहा है। और उस थाल में जब मेरा सिर गिरे और सजाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाए, मतलब मेरा भाल, भाल माने मस्तक, जब भी तुम्हारी धरती पे, थाल नुमा धरती, वो धरती को क्या बता रहे हैं? थाल, थाली, और उस पर जब मेरा परोसा जाए मेरा सिर उस थाली में, तो माँ कृपया दया करके मुझ पर, मुझ अकिंचन पर दया करना, और इस समर्पण को, यानी मेरे इस मस्तक को भी स्वीकार कर लेना। ये आग्रह या निवेदन कवि ने एक सैनिक के द्वारा अपने देश को के लिए कराया है। आगे देखिए, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मतलब मेरा सारा प्राण, मेरे अंदर जो भी है
आवाज़ मेरे रक्त, रक्त माने खून या लहू का कण कण, कतरा कतरा, बूंद बूंद, कहने का मतलब वो सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही है। मतलब मेरा एक एक बूंद बहेगा तो तुम्हारे लिए। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा तुम्हें कुछ और दूँ। अब वो कहते हैं मांझ दो तलवार को, किससे कह रहे हैं? वो अपने अड़ोस पड़ोस या जो उसे सुसज्जित कर रहे हैं युद्ध में जाने के समय, जब सैनिकों को की वेशभूषा उसे पहनाई जाती है या उसे तैयार किया जाता है, तो एक तरह से यहाँ पे सैनिक उन लोगों से ये बात कह रहा है कि जो उसे युद्ध में भेज रहे हैं, उन अपने लोगों से वो कह रहा है मांझ दो तलवार को। मांझ दो मतलब जैसे हम लोग बर्तन मल के साफ़ कर देते हैं, चमका देते हैं, वैसे ही मेरी तलवार को चमका दो, उसकी धार को तेज कर दो। मांझ दो तलवार को मतलब उसकी धार तेज कर दो, ताकि दुश्मन के गर्दन को काट सके तुरंत। तो मेरी तलवार को मांझ दो, जो काफ़ी दिनों से जंग लगा हुआ है उसे शार्प कर दो, मतलब चमका दो। लगाओ ना देरी, और इसमें देरी मत करो। अपने अड़ोस पड़ोस में बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पे मेरी ढाल बांध दो कसकर, जिससे कि वो ढाल एक होता है, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल। भाल पर मल दो, भाल माने मस्तक, और मेरे फोरहेड पर जो सामने माथा है मस्तक, उस पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, मैंने मेरे भारत माता की चरणों, मेरी भारत माता की जो हम लोग कल्पना करते हैं उनके चरणों की धूल नीचे यानी झुककर मिट्टी, मेरे देश की जो मिट्टी है थोड़ी सी, उसको चंदन की भांति मेरे सिर पर यानी मस्तक पे लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और भारत माता हमारे शीश पर, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद की घनी छाया बिखरा दो। यानी हमको ये कर दो, मेरी तलवार को तेज कर दो धार, मेरे कमर पे ढाल बांध दो कसकर, ताकि वो खुले नहीं, गिरे नहीं। भाल पर मेरे मस्तक पे मल दो चरण की अपनी धूल, और मेरे शीश पर आशीष की छाया घनेरी कर दो, माने इतना आशीर्वाद दो कि उसकी घनी छाया मेरे सिर पर बनी रहे। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, अब तक जितने भी स्वप्न मैंने देखे तुम्हारे लिए देखे, जितने भी प्रश्न मेरे मन में उठे सब तुम्हारे लिए उठे। किसको कहा जा रहा है? सैनिक कह रहा है भारत माता से। आयु का क्षण क्षण समर्पित, आयु माने मेरी उम्र, जितनी भगवान ने, ईश्वर ने मुझे उम्र दी है, मेरी आयु बनाई है, उस आयु का एक एक क्षण, क्षण मतलब पल, एक एक पल पल जो है वो माँ तुम्हारे लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ और भी दूँ। इस तरह मेरी भारत माता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ और भी दूँ। अब कहते हैं आगे, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। यानी अब सैनिक अपने घर परिवार आस पड़ोस पूरे गांव से एक विनती कर रहा है, उन लोग को कह रहा है, माँ को ही कह रहा है, भारत माता को, लेकिन किस बंधन की बात कर रहा है? कह रहा है मोह का बंधन, सारा माया मोह मैं छोड़ रहा हूँ। माया मोह माने मेरे घर में जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उन सब से सगे संबंधी हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, उन सब से मैं मोह का, आसक्ति का बंधन तोड़ रहा हूँ। मतलब उनसे जो प्यार है, स्नेह है, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ आज। क्यों? क्योंकि आज मुझे अपनी भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पे जाना है, उसे आज़ाद कराना है। इसलिए मैं अपने इन बंधनों को, जो मेरे पारिवारिक बंधन हैं, उन्हें तोड़ रहा हूँ। इसलिए क्षमा कर दो। मैंने अपने घर परिवार वालों से और आस पड़ोस वालों से, पूरे गांव से वो क्षमा याचना कर रहा है कि मैं तुम सबको छोड़ कर जा रहा हूँ देश की रक्षा के लिए, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। गांव मेरे द्वार घर, और किससे क्षमा मांग रहा है? मेरे समस्त गांव, मेरे द्वार, मेरा घर, मेरा आंगन, प्लीज़ तुम सब लोग कृपया मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं तुम सब से बंधन तोड़ कर जा रहा हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। और उन्हीं लोगों से वो ये भी विनती कर रहा है कि आज मेरे सीधे हाथ मतलब दायां हाथ, मेरे दाहिने हाथ में मेरी तलवार दे दो, और मेरे बाएं हाथ में मेरे देश की ध्वजा यानी मेरे देश का ध्वज, झंडा जो तिरंगा है, वो मेरे दाएं हाथ में, बाएं हाथ में पकड़ा दो, और दाहिने हाथ में मेरी तलवार दे दो। इस तरह वो उन लोगों से कहते हैं। और अंत में सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीर का तृण तृण समर्पित। इस तरह भारत माता को सैनिक ये बता रहा है कि इस तरह चूँकि वो अपना घर परिवार, अड़ोस पड़ोस, बंधु बांधव सबको छोड़ के जा रहा है, तो इस तरह वो कह रहा है यहाँ सुमन माने फूल होता है, लेकिन यहाँ सुमन माने फूल कौन है? उसके बच्चे, उसके घर के सारे बच्चे सुमन है, वो भी मैं आप तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ। देश को कह रहा है, भारत माता को, कि वो भी मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ। सुमन, चमन माने मेरा सारा परिवार, मेरा जो
कुटुंब है वो चमन है, बगीचा के समान है, और मैं उसे भी तुम्हें ही दे रहा हूँ। नीर का तृण तृण समर्पित, नीर मने घोंसला, लेकिन यहाँ नीर का मतलब है, ऐसे नीर मने चिड़िया का घोंसला होता है, लेकिन नीर का यहाँ मतलब है सैनिक का घर, सैनिक का जो पूरा गांव है, द्वार है, आंगन है, पूरा गांव जो उसका घर है, जहाँ वो पला बड़ा हुआ, और उससे वो अपना घर मान रहा है, और उस घर का तृण तृण माने तिनका भी वो समर्पित कर रहा है अपने देश को। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, भारत माता या मेरे देश की धरती, मेरी मातृभूमि, मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। इस तरह इतनी सारी चीज़ों को समर्पण करने के बाद, समर्पित करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है सैनिक या कवि। इस तरह कवि ने अपने मनोभावों को इसमें दर्शाया है, लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बतलाऊंगी इसके अगले, लेकिन फ़िलहाल इस कविता की कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहती हूँ। इस कविता की विशेषताओं में देखिए, शब्दों की पुनरुक्ति हुई है। पुनरुक्ति वाले शब्द उन्हें कहते हैं जब एक ही शब्द को बार बार या 2 बार किया जाता है प्रयोग। जैसे यहाँ आया है रक्त का कण कण, कण कण 2 बार आया है, तो रक्त का कण कण समर्पित, तो कण माने कतरा कतरा, बूंद बूंद, रक्त का, खून का बूंद बूंद समर्पित है तुम्हें। तो इस तरह से जब एक ही शब्द को हम 2 बार बोलते हैं तो उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ता है। तो अधिक प्रभाव डालने के लिए हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो रक्त का कण कण समर्पित, और बहुत सौंदर्य है ये कविता का, इससे कविता की सुंदरता बढ़ती है। आयु का क्षण क्षण समर्पित, ये भी आया है, माने मेरी उम्र का एक एक पल समर्पित है। और नीर का तृण तृण समर्पित, मतलब घोंसले का, मेरे परिवार का एक एक तिनका जिसे चुनकर मैंने ये घर बनाया, उसे भी मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ कण कण, क्षण क्षण, तृण तृण आदि पुनरोक्त शब्दों का प्रयोग देखा है, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। ये कवि की विशेषता है, कविता की विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत के सीधे उठाकर संस्कृत के शब्द हैं और उन्हें हिंदी में प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ प्रयोग किया गया है ऋण, प्राण, रक्त, संस्कृत में भी इन सबको यही बोलते हैं, और वो सीधे कविता में आ गया, तो इसे तत्सम शब्द कहते हैं। और दूसरा है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत के शब्द के परिवर्तित रूप है, जो थोड़े से बिगाड़ के नए रूप बने हैं। जैसे धरती, धरा से धरती बना, गांव, ग्राम से गांव बना, ग्राम है संस्कृत में लेकिन उसे हम अब हिंदी में गांव बोलने लगे हैं। हस्त है संस्कृत में लेकिन उसे हाथ बोलने लगे हैं। तो धरती, गांव, हाथ, कुछ ऐसे भी शब्द आए हैं जो तद्भव शब्द है। इस तरह हम देखते हैं कि इस कविता में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों का प्रयोग हुआ है। जैसे कुछ उदाहरण से समझिए कि तत्सम शब्द है जैसे दंत, तद्भव में उसे दांत, माने दंत, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द ओरिजिनली। तो दंत है, दुग्ध है, आम्र है। दुग्ध माने दूध, जिसे आजकल हम लोग दूध बोलते हैं, तो वो दूध हो गया हिंदी में, तद्भव हो गया वो, और ऐसे उसको दुग्ध बोलते हैं। दंत माने दांत, और आम्र माने आम। इस तरह हम देख रहे हैं कि कैसे तत्सम शब्द का रूप थोड़ा बदला और वो तद्भव यानी हिंदी में आया इस रूप में। तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं कविता की। आज इस रामावतार त्यागी जी की कविता को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। अगले वीडियो में मैं इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ओके, थैंक यू।